हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेरोलिन्स हमने किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं आज ये वाला सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, 10.4। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए 10.4 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। आपको डाइपोल मूवमेंट बताना, तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट बताने के लिए आपको इनका सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं एक एक करके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सी एक एच यहाँ ले लो, एक एच यहाँ ले लो, एक सी एल यहाँ ले लो, एक सी एल। ठीक है? अब क्या होता है, जब डायपोल मूवमेंट आपको निकालना होता है तो आपको उसके लिए ना पहले इनके बीच में एक वेक्टर बनाना पड़ता है। डायपोल मूवमेंट का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होता है, देखो इस तरह से रहता है सिंबल। और इसमें क्या होता है, ये जो इसका जो हेड होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, जहां पे आप डेल्टा नेगेटिव लिखोगे। और ये वाला जो पार्ट होता है डेल्टा पॉजिटिव होता है। ठीक है? तो अगर आप क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करो तो सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इधर एरो इस साइड है। ठीक है? और इन दोनों में कार्बन और क्लोरीन में ये ज्यादा है तो इधर आएगा। इन दोनों में देखा जाए तो ये आएगा, और इन दोनों में इस तरह से आएगा। तो आप देख रहे हो, अगर दो आपने अगर टेंथ में जो सॉरी 11th में जो आप वेक्टर्स पढ़ते हो, क्या होता है अगर एक डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो उनको ऐड किया जाता है। तो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। अगर ये वाले पार्ट ऐड हो रहे हैं तो फाइनली देख रहे हो आप क्या होगा, एक वेक्टर फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा। और दोनों को ऐड करोगे तो कुछ फाइनल रिजल्टेंट इस साइड आएगा इसके केस में। ठीक है? जैसे देखो हाइड्रोजन कार्बन के बीच वाला जो आपका डाइपोल मूवमेंट है नीचे की तरफ आ रहा है, और कार्बन से क्लोरीन वाला डाइपोल मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है। और हाइड्रोजन कार्बन का इधर जा रहा है कार्बन की तरफ, और कार्बन क्लोरीन वाला क्लोरीन की तरफ जा रहा है। इन दोनों का वेक्टर नीचे की तरफ आया, इन दोनों का सम इधर आया। अब दोनों को अगर आप फाइनल करोगे तो इधर आएगा, तो इसका कुछ रिजल्टेंट ऐसा आएगा। अब आप अगला देखो, ये वाला सी एच, रुको इसको इधर बना रहा हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस का इशू है। सी एच सी एल थ्री, सी एल थ्री। ठीक है? तो देखो इसका तो वेक्टर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसका वेक्टर ऐसे बनाना पड़ेगा, इसका वेक्टर ऐसे बनेगा, और इसका वेक्टर ऐसे। अब एक चीज देख लो आप, इसमें ये दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, वेक्टर्स पढ़ा होगा, तो अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते तो इनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली आपके पास सिर्फ एक ही वेक्टर आया इधर। ठीक है? इसमें देखो इनमें दो का रिजल्टेंट आया था, यहाँ सिर्फ एक आया। अब अगर आप तीसरे की बात करो, ये वाला थर्ड, थर्ड का अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। तो थर्ड वाले केस में अगर आप देखोगे तो एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल। ठीक है? तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो वाले। अब आप इन सब में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट आपका, डाइपोल मूवमेंट को ऐसे म्यू से डिनोट किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो आपका इसी का आएगा, सी एच सी एल टू का, सी एच टू सी एल टू का। फिर आपका सी एच सी एल थ्री का रहेगा, और सबसे कम आपका सी सी एल फोर का रहेगा। ठीक है? तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इसी का है, फिर इसका है, फिर इसका है, एक तरह से ऑर्डर में ही है इसमें। ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट करा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट कराऊंगा। आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। फिर 10.5, एक हाइड्रोकार्बन है, डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। ठीक है? ये क्लोरीन के साथ डार्क में नहीं हो रहा है, बट गिव अ सिंगल मोनोक्लोराइड इन अ ब्राइट सनलाइट। यानी आपको सबसे पहले आपको इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि जब आप C5H10 को रिएक्ट करो Cl2 के साथ,
एच म्यू लाइट, तो आपको मिले C5H9 मतलब सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रो। अब देखो इसका आप फॉर्मूले से देखो तो आपको ये देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये आपका साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा, या इसमें डबल बॉन्ड, क्योंकि C5H10 है ना, तो या इसमें डबल बॉन्ड होगा या ये साइक्लिक होगा। बट अगर ये डबल बॉन्ड कर दोगे तो डार्क में रिएक्ट कर जाएगा, डार्क में अगर डबल बॉन्ड होता है वो मतलब रिएक्ट करता है डार्क में, तो ये साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक में भी ऐसा साइक्लिक बनाना है कि आपको सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बना दूं, देखो C5H10 को ये कर रहा है, इसको आप Cl2 के साथ अगर रिएक्ट करोगे ना तो हाँ आपको एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप इसको Cl2 के साथ रिएक्ट कर दो और एच म्यू लाइट के, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा कहीं भी एक जगह लगा दो आप Cl, ये इधर लगाओ, कहीं भी एक जगह लगा दो, ये फाइनल आपका प्रोडक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका 10.5 का यही होगा, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ गया साइक्लोपेंटेन। आप इसको कर लीजिए, फिर लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो आप खुद से बना लेना, ठीक है। इसमें राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला, ठीक है, तो ये खुद से कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 10.7। देखो 10.7 में क्या कह रहा हूँ, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आइडोब्यूटेन। तो आपको एक वन आइडोब्यूटेन बनाना है, मतलब प्रिपरेशन, राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ वन फ्रॉम, तो आपको प्रोडक्ट तो आपका यही बनना है, 1 2 3 4, ये आइडोब्यूटेन ये बनाना है, CH3H2H2H2, ठीक है, CH3CH2CH2CH2I, ये आपका वन आइडोब्यूटेन। अब इसको बनाने के देखो कौन कौन से बनाना है, तो एक तो आपको बनाना है वन ब्यूटेनॉल से, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक तो ये है, ठीक है। तो आपको ब्यूटेनॉल से बनाना है। तो एक चीज मैं आपको हमेशा बता देता हूं, कभी भी ना अगर आपको अल्कोहल ग्रुप मिलता है ना, उसको हमेशा SOCl2 के साथ रिएक्ट कर देना, इससे आपको RCl प्लस SO2 प्लस HCl मिल जाएगा। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि अगर आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल को करते हो तो आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है, साथ में जो बाय प्रोडक्ट होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों गैस फॉर्म में, तो ये रिलीज हो जाएंगे, मतलब स्केप हो जाएंगे, आपको ये प्योर फॉर्म में मिले। तो सबसे बेस्ट होता है कहीं भी आपको अल्कोहल दिखता है, उससे अगर आपको आपको अगर ग्रुप बनाना है अल्काइल हैलाइड ग्रुप, तो बेटर है कि आप SOCl2 के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करा, इससे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, जो आपको इधर ये है आपका CH3CH2H2, ठीक है। तो एक तरह से इसको मैं लिख सकता हूं C4H2 4 6 3 9, हाँ C4, इसको मैं लिख सकता हूं C4H9OH। इसको अगर मैं SOCl2 के साथ कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे मिलेगा C4H9Cl, ठीक है, ये मिलेगा H9Cl। और फिर अगर इसको मैं रिएक्ट करा देता हूं, हाँ ये SO2 प्लस HCl मिला। और फिर फर्दर इसको अगर मैं देखो, आपको याद है एक रिएक्शन कराई थी पिंक-एल्स्टियन रिएक्शन, पिंक-एल्स्टियन रिएक्शन में क्या था, देखिए आपको ये मिल गया ना। अब आपको जो C4H9Cl मिला, यहां पे आप क्या करो, सोडियम आयोडाइड NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन करा दो। ड्राई एसीटोन के साथ कराओगे तो आपको मिल जाएगा C4H9I प्लस में
NaCl। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, देख लेना, नोट्स में मिल जाएगा आपके। फिंकेल्स्टियन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं फिंकेल्स्टियन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकेल्स्टियन रिएक्शन। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, आपको बनाना क्या था, आइडोब्यूटेन। तो ये रहा आइडोब्यूटेन। ये कैसे बना है, किससे बनाना है, ब्यूटेनॉल से। तो आपने कुछ नहीं करा, ब्यूटेनॉल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करा। SOCl2 के साथ जब रिएक्ट करा तो आपको ये मिला। इसको फर्दर आपने फिंकेल्स्टियन रिएक्शन करा दिया, यानी सोडियम आयोडाइड को ड्राई एसीटोन के साथ करा दिया, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा ये चीज आपको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूं, फिर अगला करा रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। इस बार तो इजी है। देखो, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है क्लोरोब्यूटेन, यानी C4H9 दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट NaI फिंकेल्स्टियन ही लगा दो डायरेक्ट, और ड्राई एसीटोन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा C4H9। ठीक है, ये इजी है। ये इसमें तो वही था जो हमने पहले किया था। ठीक है, तो ये आपका फिंकेल्स्टियन है। आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूं, फिर अगला करता हूं। आपको कभी भी नोट डाउन करना, पॉज करके आराम से कर लिया करिए। अगला देखिए, आपको दिया हुआ है ब्यूटेन। तो आपको दिया है मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये आपको ब्यूट 1 इन दिया हुआ है, यानी यहां पे लगेगा, ये CH3 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये H हो जाएगा, और ये H2। ठीक है, अब आपको इससे क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन। तो सबसे बेटर है कि सबसे पहले इसको HBr के साथ करो, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। आपको सिखाया था ना, HBr अगर पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो ये Br आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो यहां लगेगा। वो नेगेटिव पार्ट आपका ज्यादा हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट आपका यहां लगेगा। तो एक तरह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CH2 ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसको रिएक्ट करते हो NaI और एसीटोन, ड्राई एसीटोन के साथ, वही फिंकेल्स्टियन करना है दोबारा से। आप आपको प्लस में NaI और ड्राई एसीटोन। ठीक है, ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो आपको आ जाएगा ये, मतलब आई ग्रुप आ जाएगा, Br हट जाएगा, तो ये आ जाएगा CH3 ग्रुप, CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, CH3 CH2 और CH2। ठीक है, और साथ में नहीं। तो ये वाला समझ में आया आपको? देखो, एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन एक तरह से ज्यादा बेटर उसके लिए कि आपको फिंकेल्स्टियन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में यहाँ पे पेरोक्साइड आपके एंटी मार्कोनिव्स आपने यूज किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लो। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी अभी तक पढ़ाया था मैंने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब ओपन कर रहा हूँ और हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए, अभी तक जो मैंने कराया आपको वो क्वेश्चंस करा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन थ्योरी आगे की पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप चैप्टर्स देखो, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होगे NCERT की, तो आपको ना सेम पैटर्न हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, फिर प्रिपरेशन पढ़ोगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। प्रॉपर्टीज में भी दो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हमने देखो क्या क्या, नोमेनक्लेचर कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है इसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला जो आपको लिखना है वो लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको पढ़ना है इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो लिखिए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आप इसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बॉइलिंग,
बॉइलिंग पॉइंट इन एल्काइल। एल तो देखो, एलाइन, एलाइन, ठीक है। तो देखो, एल्काइल्स, ठीक है। तो क्या होगा, जो एल्काइल हैलाइड्स होंगे आपके, उसमें क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना आपका वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इन एल्काइल हैलाइड, तो आप ये लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल ग्रेटर, हायर देन कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन of comparable molecular mass, of comparable molecular mass। अब मेन क्वेश्चन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड का हायर क्यों होता है देन हाइड्रोकार्बन से। कंपेरेबल मोलिकुलर मास का मतलब है जो एल्काइल हैलाइड के मोलिकुलर मास और जो हाइड्रोकार्बन, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आने चाहिए। मतलब जितने कार्बन आपके हैलाइड ग्रुप्स में है उतने ही आपके हाइड्रोकार्बन में होने चाहिए, उसको एक तरह से कंपेरेबल मोलिकुलर मास मानेंगे। अब देखो ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होगा, जब हैलाइड ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन में लगेगा ना, तो उसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, फिर वो पोलर हो जाएगा। अब पोलर क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगा, जिससे उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या होगा देखो, पोलैरिटी, पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, राइट, एल्काइल हाइड्स, polarity of alkyl halide are greater than hydrocarbon because, उसमें एक हेलोजन ग्रुप लगा है, presence of because presence presence because presence of हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ठीक है, इन एल्काइल, इन एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो एल्काइल सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction, so intermolecular force of attraction in alkyl halide increase and boiling point increase, boiling point, ठीक है। तो आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात है, पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी से इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें जो मैंने लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड्स में आपका पोलैरिटी बढ़ता है, पोलैरिटी इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इसी वजह से, सो इस वजह से, सो बीपी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो मैंने पीछे लिखा, अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको करना, तो ऐसे कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी बढ़ेगा, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में कर लीजिए। फिर अगला हम लोग इसमें पढ़ते हैं
अब देखो अगर आपका एल्काइल हाइड सेम, जैसे अगर मैं, ये तो हमने आपने क्या किया कि जैसे आपको दिया होता C2H5Cl और इसका जाता होता C2H6 से, ठीक है। बट अगर मैं आपको दे दूं C2H5Cl और एक दे दूं C2H5Br, तो इनमें कैसे करोगे? तो इनमें आपको ध्यान रखना होता है जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उसका उतना ज्यादा मॉलिक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी सबसे ज्यादा होगा RI का, फिर होगा RBr का। मतलब साइज बढ़ने से उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती है, जिसकी वजह से उसका, ठीक है। ये होता है बिकॉज इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम, because increase in size and mass of halogen atom, van der Waals forces increase, van der Waal forces, van der Waal forces increase and boiling point, इसको मैं VP से लिख रहा हूं इंक्रीज, ये एरो अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीज। तो देखो जब आपको सेम, जैसे इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप देखो तो अब आप सबको साफ समझ में आ रहा होगा C2H5Br का बॉइलिंग पॉइंट C2H5Cl से जाता होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Because increase in size and mass of the halogen atom, van der Waal forces increase and boiling point increase, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मेन आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं तो उसमें साइज और मास इंक्रीज होने से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, अगर नेक्स्ट देखिए, अब अगला देखिए, अगर मैंने आपको दो तरह की स्ट्रक्चर दे दी, एक ये दे दिया CH3CH2CH2Br, एक दे दिया मैंने CH3CH2CH Br CH3, और एक दे दिया ये CH3C CH3CH3 और एक भी। अब अगर मैं बोलूं, ये देखो इसमें क्या होता है ब्रांचिंग, जैसे इसमें देखा जाए तो एक पूरा है, इसमें दो ब्रांचेस हैं। हम Br के कंपेरिजन इसमें तीन ब्रांचेस लेंगे, ठीक है। जैसे दो ब्रांचिंग हो गई, एक पेरेंट चेन हो गई, यहाँ पे एक पेरेंट चेन एक ब्रांच है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, पेरेंट चेन है। मतलब देखा जाए तो इसमें सिर्फ पेरेंट चेन मानेंगे, ये आप ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसमें देखा जाए तो एक पेरेंट चेन है एक ब्रांच है, यहाँ पे ये पेरेंट चेन होगी दो ब्रांचेस है, यानी इसमें एक ब्रांच। तो अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट आपका कम, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा। इसका भी सेम रीजन है कि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनका एरिया डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से उनमें क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो ये आप ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल, मैं बीपी लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हाइड, एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग, बाय इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ब्रांचिंग यानी बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज बाय इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है। तो ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज बाय इंक्रीज इन ब्रांचिंग, यानी ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग, चलिए ये पॉइंट आप कर लीजिएगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में अभी मैंने आपको क्या कराया, तीन चीजें कराई। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट आपका हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रहेगा। दूसरा पॉइंट कराया, अगर डिफरेंट डिफरेंट आपका एल्काइल ग्रुप सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज्यादा आयोडाइड का आता है, फिर ब्रोमाइड का आता है, फिर क्लोरीन का आता है, फिर फ्लोर। और इसका रीजन होता है मास बढ़ने से और साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है।
तीसरा पॉइंट आपको मैंने कराया कि अगर ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका आएगा जिसमें ब्रांचिंग कम। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ाने से आपका सरफेस एरिया घटता है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, आपका एराइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं जैसे देखो, ये एक ग्रुप बनाऊं मैं, ये क्लोरीन है, ठीक है, और एक क्लोरीन यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया, और एक यहाँ लगा दिया, और अगला ये यहाँ एक क्लोरीन लगा दिया, और एक क्लोरीन यहाँ। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, ये देखो, ये पैरा वाला आइसोमर है, ये पैरा है, ये मेटा है, मैंने आप लोगों को ये सब समझाया हुआ है पहले, और ये ऑर्थो। तो इनका तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बट इसका ज्यादा होता है, यानी पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट मेटा और ऑर्थो से ज्यादा होता है। उसका रीजन होता है इसमें सिमेट्री, क्रिस्टल की सिमेट्री होती है, जिससे ये इजिली क्रिस्टल में फिट हो जाता है। ठीक है, ये देखो ना सिमेट्रिक फॉर्म है, तो ये इजिली क्रिस्टल में फिट हो जाएगा, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है। इसको लिख लो, पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर आर हाई, पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज एज कंपेयर्ड टू एज कंपेयर्ड टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर आइसोमर। रीजन होता है बिकॉज ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू सिमेट्री ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर। इसकी आप देखो, सिमेट्री की वजह से क्या होगा, ये क्रिस्टल्स में इजिली फिट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर, सो दैट फिट फिट इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस। यार ये चीज ध्यान रखना, ये जो पैरा वाला पार्ट है ये इसके साथ है। यहां से ये मैं पूरा लिखा रहा हूँ, तो इधर वाला पार्ट है वो लिखा रहा हूं मैं आपको। तो सो दैट फिट इन क्रिस्टल लैटिस crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers, ortho and meta isomers। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर, सो दैट फिट इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका पैरा आइसोमर आपको भी दिख रहा होगा, ये बहुत सिमेट्रिक फॉर्म, ये सिमेट्रिक फॉर्म है, तो ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत इजीली फिट हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्थो और मेटा के। तो मेनली आपको ध्यान रखना है ड्यू टू सिमेट्री फिट इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं डेंसिटी की। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं अब डेंसिटी। तो देखिए, डेंसिटी जो होती है, अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी में क्या होगा, आपको पता है डेंसिटी, देखो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा आपकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये सीधा होता है इंक्रीज विद
इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम increase in number of carbon atom and halogen atom and halogen atom, क्योंकि इससे क्या होगा, मास बढ़ेगा। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम बढ़ रहे हैं, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आता नहीं उतना। आपका मेनली था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी तो देखो, सॉल्युबिलिटी के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं। सेम नेचर के जो सॉल्वेंट होते हैं ना, सेम नेचर की जो कंपाउंड होते हैं आपस में, जैसे दो लिक्विड लो आप, सेम नेचर अगर होगा तो वो इजिली डिसॉल्व होंगे। मतलब सेम नेचर, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, एक टर्म होता है सॉल्युबिलिटी में जिसको बोला जाता है लाइक डिसॉल्व, डिसॉल्व इन। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपका एक कोई कंपाउंड है, पोलर नेचर है, पोलर नेचर डिसॉल्व इन पोलर नेचर, इन पोलर नेचर। ठीक है, तो पोलर नेचर डिसॉल्व इन पोलर नेचर, नॉन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन, डिसॉल्व इन नॉन, ठीक है, नॉन पोलर, नॉन, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मैं आपको पोलर नॉन पोलर के बारे में बता दूं, जैसे क्या होता है अगर आपको नॉन पोलर की बात करूं, तो नॉन पोलर वो होगा जिनके बीच में, मतलब जैसे आपको Cl2 हो तो बराबर बराबर है, तो ये एक दूसरे का डायपोल मूवमेंट जीरो ले लेगा। मतलब नॉन पोलर वो होगा जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो, और पोलर वो होगा जिसका डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो। जैसे आप HCl ले लो तो इसका डायपोल मूवमेंट आएगा बट Cl2 का नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो नॉन पोलर जिसमें डायपोल मूवमेंट जीरो, पोलर मतलब जिसमें डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो। जैसे Cl2 है, इसका ये नॉन पोलर कहलाएगा, ये HCl आपका पोलर कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल है, जैसे आप N2 ले लो, या आप यहाँ पे HF ले लो, तो ये सारे हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में और डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके, फिर मैं थोड़ा और आगे बता देता हूँ आपको। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी के बारे में मेनली जो आपको देखना है, इसको पहले आप देख लीजिए एक बार, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे थोड़ा बताऊँ आपको। ठीक है, तो देखिए, नेक्स्ट आपको मैं लिखाता हूँ सॉल्युबिलिटी। तो ये पहला पॉइंट समझिए, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, solubility of haloalkanes, haloalkanes in water is less। इसको लेस लिख लो या स्लाइटली लिख लो। अब ऐसा होता क्यों, मेन क्वेश्चन है कि solubility of haloalkane in water लेस या कम है, रीजन क्या है? तो देखो, इसका रीजन ये होता है, जैसे आप स्टार्टिंग में अगर आप कोई हेलो एल्केन लोगे, तो उनके बीच में जैसे आपका एक हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन्स है, ये मॉलिक्यूल जो, अगर आपका प्योर हेलो एल्केन है तो उनके बीच में मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके बीच में हेलो एल्केन्स हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन के बीच में जो एनर्जी है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ऐसी आपका H2O के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H बॉन्ड। ठीक है,
तो जब आप इनको आपस में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और H2O के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा। ये H2O के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हुआ, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप हुई, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो आप इसको ये कह सकते हो कि जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन इससे, यानी जब आप ये जो हेलो एल्केन और वाटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बनी उससे इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती कि इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ हेलो एल्केन और जो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल से उनको ब्रेक कर सके। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एनर्जी रिलीज बाय द इंटरेक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट इनफ to break the hydrogen bonding between the water molecules and interaction between the haloalkane molecule. इसलिए solubility of the haloalkane in water is less slight। ठीक है, तो इसको मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज बाय इंट्रैक्शन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो energy released by interaction of haloalkanes and water molecules, energy released by interaction of haloalkanes and water molecule is not enough to break interaction. Energy released by interaction of haloalkane and water molecule is not enough to break interaction between interaction between haloalkane alkanes and H bonding, hydrogen bonding in water molecules. So solubility of what hello alkanes इन वाटर इज, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर इज लेस, रीजन इसका यही है कि जो हेलो एल्केन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है और जो वाटर के बीच में मॉलिक्यूल है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। जब आपका हेलो एल्केन और वाटर के बीच में जब इंटरेक्शन बनता है उससे जो फोर्स मतलब एनर्जी रिलीज बाय द इंटरेक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड वाटर is not enough to break the hydrogen bonding between the water molecule and intermolecular forces between the haloalkene। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिख लीजिए, नेक्स्ट इसी में आपका है solubility of the haloalkanes easily dissolve in organic solvent। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो इसको मैं दोबारा से लिखा देता हूँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो
हेलो एल्केन इजीली डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज एनर्जी रिलीज बाय इंटरेक्शन बाय इंटरेक्शन of haloalkanes, haloalkanes, because energy released by interaction of haloalkane and organic solvent is enough to break break interaction between between haloalkane molecules, haloalkanes and organic organic ठीक है। तो मतलब क्या होता है, जब हेलो एल्केन को आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इनफ होती है इनके बीच के इंटरेक्शन को ब्रेक करने के, एल्केन एल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप कोई हेलो एल्केन एक जैसे एक बीकर यहाँ पे आपका हेलो एल्केन, तो यहाँ पे सारे एक ही जैसे ग्रुप होंगे ना, सारे आर एक्स होंगे, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे कोई आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया तो उसके बीच में ऐसी होगा। फिर जब आप इन दोनों को डिजोल्व कर लोगे तो आर एक्स और ओ के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा, तो ये वाला इंटरेक्शन क्या होगा, इन्हीं के सिमिलर होगा, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि इसको ब्रेक कर सके। ठीक है, तो ये होता है। तो आप ये सॉल्युबिलिटी का पार्ट है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उसको हम लोग कर लेते हैं पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर आपको आगे करना। ये तो हमने नेक्स्ट क्लास में किया था, कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग। तो आपको इनको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला वाला जरा आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो पहला वाला देखिए, इसमें क्या क्या आपको दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोमीथेन और डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखो ब्रोम, इनके सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या हुआ, ये ब्रोमोमीथेन जो होगा ये क्या होगा, CH3Br। ठीक है, ये ब्रोमोमीथेन हो गया, ये इसको मैं वन, ये ब्रोमोमीथेन हो गया। फिर ब्रोमोफॉर्म क्या होगा, CH Br का 3। ठीक है, और आप क्लोरोमीथेन CH3Cl, और ये डाई ब्रोमोमीथेन CH2Br। अब अगर आप इन सब में देखो तो सबसे ज्यादा जो ब्रोमीन ग्रुप है किसमें, 3 वाले में है। तो नॉर्मल सी बात है, इसका मास इन सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि मोलर मास देखोगे तो सबसे, तो मोलर मास इसका ज्यादा आ गया। क्योंकि देखो एक तरह से आप एक चीज देखो, अल्काइल ग्रुप सब में कार्बन सब में तीनों में सेम है, डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ हेलोजन ग्रुप का आया है। तो जहां पे जितने ज्यादा हेलोजन ग्रुप होंगे उसका उतना ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट का, तो सबसे ज्यादा आएगा इसमें आपका ब्रोमोफॉर्म का। ठीक है, तो ब्रोमोफॉर्म मतलब ये वाला CH Br3, ये ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद दो डाई, ये वाला इसको फर्स्ट लिया है मैंने, फिर इसको सेकंड ले रहा हूं, ये आपका डाई ब्रोमोमीथेन CH2
CH2Br, ये दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद आपका ब्रोमोफॉर्म, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था Br वाले का बॉइलिंग पॉइंट Cl से ज्यादा आएगा, तो ये आएगा CH3Br, और लास्ट में आपका आएगा CH3Cl। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर। समझ में आया? 1 2 3 4, सबसे ज्यादा हो गया ब्रोमोफॉर्म, फिर हो गया डाई ब्रोमोफॉर्म, डाई ब्रोमोमीथेन, फिर तीसरा हो गया ब्रोमोमीथेन, और चौथा हो गया आपका क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला करा रहा हूं। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था ब्रोमो ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट क्लोरो ग्रुप से ज्यादा होगा अगर आपका ये आर ग्रुप सेम है। तो यहां देख लो सब में सेम सेम कार्बन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है, तो सबसे नंबर 1 इसको दिया। फिर 2 ब्रोमीन है तो इसको दूसरा नंबर दे दिया, फिर 1 ब्रोमीन है तो तीसरा नंबर हो गया, ये आपस में हो गया। फिर चौथा क्या है कि क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले ही बताया, तो ये लास्ट में फोर्थ आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगला करते हैं। चलिए, इसको मैं हटा रहा हूं, अगला बताऊंगा। अब अगला देखो आपका 10.6 में क्या कह रहा है। 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन है ना, तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ठीक है। इसका है 1 क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है। ये हो गया CH3 CH2 CH2Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन। और ये है आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बताओ कैसा बनेगा। आपको मैंने देखो, आपको मैंने बताया था आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखो नोट्स में भी आपके बताया होगा। रुको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर। बैक साइड में जाओगे तो आपको ये इनसे स्टार्टिंग में जब नेमिंग नहीं करा रहा था आप लोगों को, तब मैंने समझाया था आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर ये। नेक्स्ट, ये देखिए आपका आइसोप्रोपाइल, ये रहा ना, दोनों CH3 ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, ये रहा आपका आइसोप्रोपाइल। देखिए तो ये आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर ना, CH3 CH CH3। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का कैसा बनेगा, सी, एक CH3 ग्रुप यहां से लगेगा, एक CH3 ग्रुप यहां से लगेगा, और ये CH ग्रुप। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा साफ यहाँ पे, मैं ऊपर बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। देखो ये रहा आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर, CH3 ग्रुप और Cl ग्रुप। तो ये आपका आइसोप्रोपाइल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इसमें है ना, तो 1 सबसे ज्यादा तो इसका है। ठीक है, यानी ये सबसे ज्यादा होगी, 1 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद आप देखो इनमें, इनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 3 इसमें भी 3 इसमें, बट इसमें ब्रांचिंग, और आपको मैंने बताया था ब्रांचिंग में आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा फिर इसका आ जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन का, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और लास्ट में आपका आएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे ज्यादा आया 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है। फिर 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 1 आइसोप्रोपाइल में आपका एक ब्रांच आ रहा है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर हटा रहा हूं इसको। अब ऐसा करते हैं, बैक साइड में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एनसीईआरटी के।
अ, देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ तक करा चुका हूँ। ये करा दिया हाइड्रोकार्बन, ये करा दिया है हाइड्रोजन आइसोमर कंपाउंड, ये भी करा दिया आपको। ये प्रोटीन करा सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोग कर सकते हो 10.18। टी डाइक्लोरोबेंजीन हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। तो आपको मैंने पहले ही बताया, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द डी पी डाइक्लोरोबेंजीन, इट इजली फिट, बेटर फिट इन अ क्रिस्टल लैटिस। समझ है इसका, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द पी क्लोरोबेंजीन पैरा का। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने डिस्कस करा हुआ है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा 10.18। मैं और क्वेश्चन देखता हूं जो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।